वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सिविल सर्विसेज और बाकी सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए बेहद ज़रूरी है। जी बिल्कुल। और जो भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बीएसएससी, एसआई या फिर टीचर एग्जाम्स की, उनके लिए आज का सेशन बहुत क्रूशल होने वाला है। राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी एंड फिजियोग्राफी ऑफ बिहार, यानी बिहार की भौगोलिक स्थिति और संरचना। और मेरे पास आज जो सोर्स मटेरियल है ना, वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, पर हम इसे सिर्फ रटने वाली दिशा में नहीं ले जाएंगे। सही कहा, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी सिर्फ नक्शा देखना नहीं होता है। अगर आपको राज्य की इकोनॉमी, उसका एग्रीकल्चर या उसका इतिहास समझना है, तो उसकी ज़मीन की बनावट को समझना पहली शर्त होती है। पैराडॉक्स भी है, मतलब एक ऐसी ज़मीन जो दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीनों में से एक है, जिसमें सोना उगाने की ताकत है, वही मिट्टी एक शोक या अभिशाप कैसे बन जाती है। आज का हमारा मिशन यही डिकोड करना है। और हम कोशिश करेंगे कि दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करें, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स को टेक्निकल टर्म्स बिल्कुल क्लियर हो जाएं। ये हमारा अप्रोच रहेगा। बेहतरीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले एब्सोल्यूट लोकेशन या सापेक्ष स्थिति की बात करते हैं। अगर एक जीपीएस पिन ड्रॉप की तरह सोचें तो बिहार आखिर कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, अगर हम एब्सोल्यूट लोकेशन को देखें तो नोट्स के हिसाब से बिहार का जो अक्षांश है यानी लैटिट्यूड, वो 24 डिग्रीज 20 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 27 डिग्रीज 31 मिनट्स नॉर्थ के बीच स्थित है। और इसका जो देशांतर है यानी लॉन्गिट्यूड, वो 83 डिग्रीज 19 मिनट्स ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट्स ईस्ट तक फैला हुआ है। अच्छा, तो 24 से 27 डिग्री नॉर्थ का मतलब हुआ कि ये स्पष्ट रूप से नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध के सब ट्रॉपिकल रीजन में आएगा। बिल्कुल, सब ट्रॉपिकल रीजन, जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ आपको भरपूर धूप मिलेगी, मॉनसून की अच्छी बारिश मिलेगी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए एक लंबा और अनुकूल समय देता है। राइट। पर जो हमारी सोर्स मटेरियल है वो उसकी रिलेटिव लोकेशन पर भी काफ़ी जोर दे रही है। जैसे इसके उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में वेस्ट बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये मिडिल गंगा प्लेन या मध्य गंगा के मैदान में होने की वजह से ये इलाका इतना खास बन गया, या इसके पीछे कुछ और भी है? मतलब क्या सिर्फ पानी होने से ये व्यापार का इतना बड़ा केंद्र बन गया था? देखिए, पाडुपा एक फैक्टर है, पर सबसे बड़ी बात है इस इलाके का एक प्रवासन गलियारा या माइग्रेशन कॉरिडोर होना। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो रेलवेज या पक्की सड़कों के आने से हजारों साल पहले नदियां ही सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट रूट्स हुआ करती थीं। ओह राइट, हाईवे की तरह। एग्जैक्टली। एक नेचुरल हाईवे। बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ इंडिया की तरफ आने वाला कोई भी ट्रेड शिप हो या पिलग्रिम्स हो या कोई बड़ी सेना ही क्यों ना हो, उन सब के लिए इस फ्लैट मध्य गंगा मैदान से होकर गुजरना सबसे आसान रास्ता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जमीन पर आवागमन सबसे आसान हो, वहीं पर बड़े बाजार और साम्राज्य बसेंगे। बिल्कुल। मगध और पाटलिपुत्रा जैसे बड़े एम्पायर्स का यहाँ उदय होना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। व्यापार और बेहद उपजाऊ भूमि का एक डेडली कॉम्बिनेशन था ये। क्या बात है, मतलब ज्योग्राफी ने हिस्ट्री का रास्ता तय किया। जी, लेकिन ये तो बाहरी तस्वीर है। असली कहानी और मैं कहूँगी असली पैराडॉक्स तब समझ में आता है जब हम राज्य की सीमाओं के भीतर जाते हैं। हाँ, गंगा नदी का इस राज्य को डिवाइड करना। राइट। सही। गंगा नदी लगभग बीचों बीच से बहती है। हाँ। और बिहार को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देती है। हाँ। एक उत्तर बिहार का मैदान यानी नॉर्थ बिहार पिन। हाँ। और एक दक्षिण बिहार का मैदान। तो सबसे पहले नॉर्थ बिहार प्लेन पर फोकस करते हैं। जो हमारे नोट्स बताते हैं उसके अनुसार यहाँ कोसी, गंडक, बागमती और घाघरा जैसे प्रमुख नदियां हैं। जी, और इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोसी है। राइट। और यहाँ की जो मिट्टी है उसको खदर कहा जाता है, मतलब नई जलोढ़ मिट्टी या न्यू अलूवियम।
और नोट्स कहते हैं कि ये बेहद उपजाऊ है, पर लो लाइंग है, यानी निचला इलाका है और फ्लड प्रोन है। हाँ, और यहाँ सुपौल, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख जिला प्रभावित होते हैं। देखिए, ये जो खादर मिट्टी है ना, ये एग्रीकल्चर के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सॉइल्स में से एक मानी जाती है। हर साल जो बाढ़ आती है उसके पानी के साथ नए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो एक तरह से बिना किसी आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर के जमीन खुद को रिचार्ज कर लेती है। और वहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे दिखता है। मतलब अगर मिट्टी हर साल खुद को रिचार्ज कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए इतनी आइडियल है, तो यही एरिया हर साल इतने भयानक इकोनॉमिक लॉस का कारण क्यों बनता है? जी, कोसी को सौरो ऑफ बिहार या बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर नदियां पहाड़ों से इतनी तेजी से उतर रही हैं, तो पानी को तो तेजी से आगे निकल जाना चाहिए ना? सही सवाल है। पर एक्चुअल मैकेनिज्म इसका उल्टा है, और इसे नोट्स में एक बहुत ही बढ़िया मेंस इंसाइट के तौर पर दिया गया है। अच्छा। देखिए, उत्तर बिहार की ये जो नदियां हैं, इनका ओरिजिन हिमालय से होता है, हिमालयन ओरिजिन रिवर्स। अब हिमालय दुनिया के सबसे यंग पहाड़ हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनकी चट्टानें अभी भी बन रही हैं, थोड़ी कच्ची और कमजोर हैं। राइट। तो जब ये नदियां इन ऊंचे पहाड़ों से बहुत तेज स्पीड में नीचे गिरती हैं, तो वो उन वीक रॉक्स को काटते हुए आती हैं। मतलब वो अपने साथ सिर्फ क्लियर पानी नहीं ला रही हैं, वो पूरा पहाड़ पीस कर अपने साथ ला रही हैं। एग्जैक्टली। और इसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं हाई सेडिमेंट लोड, यानी उच्च अवसाद भार। इसमें रेत, गार्ड, पत्थर सब कुछ होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, एक नदी जो पहाड़ से इतना भारी लोड लेकर तेज स्पीड में आ रही है, वो अचानक उत्तर बिहार के एकदम सपाट मैदान में एंटर करती है। सपाट मैदान मतलब वहां स्लोप एकदम कम हो जाता है? बिल्कुल, जिसे हम लो ग्रेडियंट कहते हैं। ढलान अचानक से बहुत कम हो जाती है। ये तो कुछ वैसा साउंड कर रहा है जैसे कोई बहुत तेज रफ्तार वाला हाईवे हो और अचानक से बिना वार्निंग के वो एक सिंगल लेन की कच्ची सड़क में बदल जाए। सही एनालॉजी है। तो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है, यानी वो पानी और वो हैवी सेडिमेंट, उसका क्या होगा? वो ऑब्वियसली वहीं पर आपस में टकराएगा, जाम लगाएगा और रास्ता ब्लॉक कर देगा। जी, एग्जैक्टली यही होता है। जैसे ही पानी की स्पीड कम होती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है, और वो सारा गाद, सारा मलबा नदी के अपने ही तलहटी में यानी रिवर बेड में जमा होने लगता है। अच्छा। तो इससे क्या होगा? नदी का अपना ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब पीछे से तो पानी लगातार आ रहा है पहाड़ से, तो पानी किनारे तोड़कर नए और निचले इलाकों में घुस जाता है। इसे ही शिफ्टिंग ऑफ कोर्स या नदी का रास्ता बदलना कहते हैं। कोसी इस चीज के लिए कुख्यात है। वो हर कुछ सालों में अपना फ्लो चैनल कई किलोमीटर्स तक शिफ्ट कर लेती है। राइट। मतलब ट्रैफिक जैम से बचने के लिए नदी अपना एक नया रास्ता बना लेती है, भले ही वो खेत और गांवों के बीचों बीच से क्यों ना निकलता हो। बिल्कुल। और यही वो पॉइंट है जहां वरदान और अभिशाप का अंतर मिट जाता है। जब ये पानी नए इलाकों में एंटर करता है तो तबाही आती है, फसल, घर सब डूब जाते हैं। लेकिन जब 2 हफ्ते बाद पानी उतरता है तो पीछे छूट जाती है वो नई खादर मिट्टी, बिल्कुल, जो अगली फसल के लिए बिल्कुल संजीवनी का काम करती है। वाह, ये एक एंडलेस साइकिल की तरह है। पर देखिए, उत्तर की इस भयानक तबाही को देखने के बाद एक और थॉट आता है। क्या गंगा के दक्षिण में यानी साउथ बिहार प्लेन में भी सिचुएशन ऐसी ही है? क्योंकि सोर्सेस के अनुसार तो वहाँ रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। बिल्कुल उलट है। और जैसे ही आप गंगा पार करके साउथ बिहार आते हैं, भूगोल पूरी तरह से टर्न ले लेता है, क्योंकि दक्षिण बिहार का भूगोल उत्तर के मुकाबले करोड़ों साल पुराना है। करोड़ों साल? अच्छा, अगर हम दक्षिण की प्रमुख नदियों को देखें, जैसे सोन, पुनपुन, फल्गु, तो ये सब पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यानी प्रायद्वीपीय नदियां। जी। और यहाँ की जो मिट्टी है वो भंगर है, यानी ओल्ड अलूवियम, पुरानी जलोद मिट्टी। नोट्स ये कहते हैं कि ये उत्तर की खादर मिट्टी जितनी उपजाऊ शायद ना हो, पर ये फ्लड फ्री जोन है, रेयर फ्लड्स आते हैं यहाँ। सही बात है। पर मेरा सवाल ये है कि दक्षिण की नदियां भी तो अपने साथ पानी लाती है ना,
तो वहाँ वो हाईवे ब्लॉक वाली सिचुएशन क्यों नहीं होती? क्या जमीन की बनावट में ही कोई बेसिक डिफरेंस है वहाँ? बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ आकर पूरा जियोलॉजी ही बदल जाता है। दक्षिण बिहार का जो बेस है ना, वो पेनिनसुला प्लेटो यानी प्रायद्वीपीय पठार है। अब हिमालय के उन वीक पहाड़ों के उलट पेनिनसुला प्लेटो की जो चट्टानें हैं, जैसे ग्रेनाइट या बेसॉल्ट, ये अरबों साल पुरानी और बेहद हार्ड रॉक्स हैं। और ये नदियां भी बहुत पुरानी, मैच्योर हैं। ये सदियों से बहकर अपनी वैलीज को डीप और स्टेबल कर चुकी हैं। तो अच्छा, मतलब ये नदियाँ अपनी ही घाटियों में एक तरह से लॉक हो चुकी हैं? बिल्कुल, लॉक हो चुकी हैं। तो इसका मतलब वो हिमालय की नदियों की तरह उस हार्ड रॉक को काट कर अपने साथ वो हैवी सेडिमेंट या गार्ड लेकर नहीं आती होंगी? सही पकड़ा आपने। जब नदी में गार्ड या सिल्ट ज्यादा होगा ही नहीं, तो उसका बेस ब्लॉक क्यों होगा? और अगर बेस ब्लॉक नहीं होगा, तो नदी को अपना रास्ता बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक फिक्स्ड डीप वैली में आराम से बहती रहेगी। राइट। इसके अलावा दक्षिण बिहार का जो एल्टीट्यूड है, यानी जमीन का जो स्तर है, वो उत्तर बिहार के मुकाबले थोड़ा सा एलिवेटेड है। तो बाढ़ आने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। अच्छा, तो क्योंकि नदियां वहां अपना रास्ता नहीं बदलती और ओवरफ्लो कम होता है, वहां नई मिट्टी आने का सिलसिला भी नहीं होता। यानी जो मिट्टी वहां करोड़ों साल पहले बिछ गई थी, वही भांगर मिट्टी वहां आज भी है। एग्जैक्टली इसे ओल्ड अलूवियम या भंगर इसीलिए ही कहते हैं। अब ये मिट्टी खादर जितनी नेचुरली उपजाऊ भले ही ना हो, इसमें थोड़े कैल्शियम नोड्यूल्स, जिसे हम कंकर कहते हैं, वो मिलते हैं। पर फिर भी ये खेती के लिए काफ़ी अच्छी है। और इस मिट्टी और इस इलाके की सबसे बड़ी ताकत इसका उपजाऊपन नहीं है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी स्टेबिलिटी, यानी इसका स्थिर होना। ये बात बहुत फैसिनेटिंग है। मतलब इसे अगर हम इकोनॉमी के मॉडल से कंपेयर करें तो कैसा होगा? उत्तर बिहार एक हाई रिस्क स्टार्टअप जैसा लग रहा है मुझे। जी, वहाँ रिटर्न यानी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर हर साल डूबने का रिस्क है। बर्बादी कभी भी आ सकती है। और वहीं दक्षिण बिहार क्या होगा? दक्षिण बिहार एक ब्लू चिप स्टॉक की तरह है। वहाँ यील्ड या रिटर्न थोड़ा स्टेबल हो, शायद उत्तर जितना एक्सप्लोसिव ना हो, पर वो सेफ है, प्रिडिक्टेबल है। बेहतरीन एनालॉजी है ये। और इसी स्टेबिलिटी का सीधा और सबसे बड़ा फायदा मिलता है वहाँ के एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब एक किसान को या गवर्नमेंट को ये पता होता है कि अगली बरसात में हमारा बनाया हुआ खेत, सड़क या कैनाल नहीं बहेगा, तो वहाँ लॉन्ग टर्म परमानेंट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाता है। मेक सेंस। यही वजह है कि दक्षिण बिहार में ट्यूबवेल्स और पक्की कैनाल्स यानी नहरों का एक स्टेबल नेटवर्क बिछाया जा सका है। वहाँ इरिगेशन स्ट्रक्चर काम करता है और इसी कारण से वहाँ व्हीट और राइस यानी गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत ही सुनियोजित तरीके से होता है। राइट, एक प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। पर ज्योग्राफी का ये जो लेसन है, ये सिर्फ इन दो मैदानों पे तो खत्म नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमारे नोट्स में एक तीसरे रीजन का भी मेंशन है, दक्षिण पश्चिम में जो पठारी किनारा है, जिसे प्लेटो फ्रिंज रीजन कहा गया है। इसमें हम देखते हैं कि रोहतास का पठार और कैमूर की पहाड़ियां शामिल हैं। जी, और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये तीसरा हिस्सा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्चुअली सेंट्रल इंडिया के विंध्यन रेंज और पेनिनसुला प्लाटो का ही एक एक्सटेंशन है। मतलब यहाँ आकर वो जो सारी मैदानी जलोढ़ मिट्टी थी, वो टोटली खत्म हो जाती है। बिल्कुल, जमीन कंप्लीटली चट्टानी यानी रॉकी हो जाती है। और इसका अपना एक अलग आर्थिक महत्व भी है। हाँ, नोट्स बताते हैं कि जब से झारखंड अलग हुआ, तब से बिहार के पास मिनरल्स बहुत लिमिटेड बचे हैं। पर जो भी बचे खुचे मिनरल्स और घने जंगल हैं, वो इसी प्लेटो फ्रिंज में पाए जाते हैं। सही कहा। यहाँ पर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर और पायराइट जैसे अहम मिनरल्स मिलते हैं, जो कि वहाँ की सीमेंट इंडस्ट्री और बाकी उद्योगों के लिए बैकबोन है। राइट। तो अगर हम इसको सम अप करें, इन तीनों अलग अलग जोन्स को एक साथ रखकर एक इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग बनाएं, तो क्या पिक्चर बनती है?
देखिए, अगर हम एक इंटीग्रेटेड व्यू लें जो कि बीपीएससी के आंसर राइटिंग फ्रेमवर्क के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम कह सकते हैं कि छोटे से पठारी हिस्से को छोड़कर बिहार मोस्टली एक फुली अलूवियल स्टेट है। लेकिन इस एक राज्य के अंदर तीन बिल्कुल अलग जियोलॉजिकल रियलिटीज चल रही हैं। पहला, उत्तर में हिमालय से आई चंचल अनस्टेबल पर बेहद उपजाऊ खादर मिट्टी। राइट। दूसरा, दक्षिण में प्रायद्वीपीय स्ट्रॉन्ग बेस पर टिका हुआ भांगर का स्थिर मैदान। और तीसरा, दक्षिण पश्चिम में वो चट्टानी मिनरल रिच पठारी किनारा। ये अपने आप में बहुत क्लियर करता है कि बिहार का प्रॉपर डेवलपमेंट सिर्फ एक सिंगल अप्रोच से क्यों नहीं हो सकता। एग्जैक्टली मतलब एक जो हम कहते हैं ना वन साइज फिट्स ऑल पॉलिसी, वो यहाँ बुरी तरह फेल होगी। आप नॉर्थ बिहार के लिए बनाया गया फ्लड कंट्रोल और एग्रीकल्चर मॉडल उठाकर साउथ बिहार के ड्राई और स्टेबल एरिया में तो नहीं लगा सकते। सही बात है। और ना ही मैदानी इलाकों की पॉलिसी को आप उन पथरीले कैमूर के रॉकी टेरेन में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की रियलिटीज अलग हैं। और यही कारण है कि सिविल सर्विसेज और आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन में रीजन स्पेसिफिक प्लानिंग पर इतना जोर दिया जाता है। नॉर्थ बिहार के लिए हमें बेटर एम्बैंकमेंट्स यानी तटबंध, सिल्ट मैनेजमेंट और फ्लड वार्निंग सिस्टम्स चाहिए। वहीं साउथ बिहार के लिए चेक डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग और कैनाल्स की मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लेटो रीजन में हमारा फोकस फॉरेस्ट और मिनरल्स के सस्टेनेबल यूज पर होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर। तो चलिए एस्पिरेंट्स, आज के इस विस्तृत चर्चा, इस डीप डाइव के मेन टेकअवेज को एक साथ पिरोते हैं। हमने ये ठीक से समझा कि लैटिट्यूड 24 से 27 डिग्री नॉर्थ के बीच जो स्टेट है, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी फ्लैट मैदान नहीं है जी। ये गंगा नदी द्वारा डिवाइड की गई एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्योग्राफिकल पजल है, जहां उत्तर का फ्लड प्रोन खादर मैदान इकोनॉमी के लिए चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों लाता है, दक्षिण का भांगर मैदान एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और प्लाटो का छोटा सा हिस्सा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल देता है। और मैं आखिर में सभी स्टूडेंट से यही कहूंगी कि इस डीप डाइव में जिन की पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है, इनको अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट्स पर सीधे सवाल बनेंगे। ये फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ मैप रीडिंग नहीं है, ये स्टेट की इकोनॉमी का बेस है। सही कहा आपने। और इसी थॉट के साथ इस डीप डाइव को रैप अप करने से पहले मैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए एक बड़ा सोचने वाला सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरूर। हमने देखा कि कोसी और नॉर्थ बिहार की नदियां कैसे अपने सेडिमेंट की वजह से एक सौरो बन चुकी हैं। पर अगर ज्योग्राफी किसी स्टेट की डेस्टिनी तय करती है, तो क्या उस डेस्टिनी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से टर्न किया जा सकता है? क्या एडवांस्ड इंजीनियरिंग या उस एक्सेसिव सिल्ट का किसी फॉर्म में कमर्शियल यूज करके और बेटर रीजनल प्लानिंग के जरिए हम कभी इस सौरो बिहार को स्ट्रेंथ ऑफ बिहार में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या नेचर का ये डिस्ट्रक्टिव साइकिल किसी स्टेबल डेवलपमेंट साइकिल में बदला जा सकता है? ये सच में एक बहुत ही डीप और एनालिटिकल सवाल है, जो सोच से आगे बढ़कर उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा। बिल्कुल, इस सवाल पर जरूर सोचिए। तो आज की इस क्लास में, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सेशन में हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। दिस इज बिहार मैटर्स, साइनिंग ऑफ। थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड रिवाइजिंग।